हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका जीएस विद अनूप चैनल पे। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन याद रखिए आज जिस हम चैप्टर को पढ़ेंगे, आज हमारा चैप्टर है उत्तर का महान मैदान, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ। यहाँ सभी बच्चे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि जितने भी महान मैदान का जो एरिया है इसी पर पूरा का पूरा उत्तर भारत बैठा हुआ है और मैक्सिमम पॉपुलेशन भी यहीं पर है। हमारी जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो सभी इसी प्लेन पर तो हैं। तो याद रखिएगा ये प्लेन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये हमें पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट देता है। बच्चे, हमें उस सारे कॉन्सेप्ट को सीखना है। क्लियर हो चुका है? तो चलिए उत्तर के महान मैदान को पढ़ना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ लगा है उत्तर का महान मैदान। तो उत्तर में तो हिमालय भी है, तो फिर उत्तर में फिर मैदान को हम किस तरह सोचेंगे? तो सिंपल तरीके से सोचना है बच्चे कि उत्तर का जो महान मैदान है तो यह हिमालय के दक्षिण। क्लियर हो गया? यानी अगर आप तुलना करेंगे तो यह हिमालय के क्या है? दक्षिण एवं प्रायद्वीपीय पठार के, एवं प्रायद्वीपीय पठार। ये बच्चे जो पेनिनसुलर प्लेटू है, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित है। आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? तो इस बात को याद रखिएगा कि जो उत्तर का महान मैदान है वो उत्तर में ही, लेकिन वो हिमालय के दक्षिण में पड़ जाता है। क्या होता है बच्चे? तुलनात्मक रूप से आप देखिएगा तो हिमालय के दक्षिण है। लेकिन अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार के क्या है बच्चे? ये उत्तर में स्थित है। पूरी बात आपको क्लियर होगी। हम एक एक चीज को ग्राफिंग का भी सीखेंगे। चलिए पहले तरीका सीख लीजिए। तो हमने देखा कि यह हिमालय के दक्षिण में है और प्रायद्वीपीय पठार के क्या है? उत्तर में स्थित है। क्लियर हो चुका? ओके। अब ये बना कब? तो सिंपल सी बात है बच्चे कि जो इसका निर्माण हुआ है, क्लियर है, इसका निर्माण हिमालय के बाद हुआ है। इसका निर्माण हिमालय के बाद हुआ है। क्लियर हो गया? इसका मतलब है बच्चे के जब हिमालय बना था उस समय मैदान नहीं था। याद रखिएगा कि जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, जब हिमालय बना था उस समय ये मैदान था ही नहीं। तो जब हिमालय बन गया तो हिमालय बनने के बाद में ही क्या हुआ बच्चे? इसका निर्माण हुआ। तो देखिए याद रखेंगे, इसका भी निर्माण हुआ, और अगर निर्माण हुआ बच्चे इसका मतलब क्या हुआ? यह भी भारत का क्या है? अस्थायी खंड है। यानी कि ये भी क्या है बच्चे? टेम्पररी डिवीजन है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था कि जो भी बना है, जिसका भी निर्माण हुआ है, वो सब के सब क्या हो जाते हैं? टेम्पररी डिवीजन हो जाते हैं, अस्थायी खंड हो जाते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि उत्तर का महान मैदान भी क्या है बच्चे? ये भारत का अस्थायी खंड है। अब ये पता करो कि ये बना कब? तो हिमालय के बाद। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि हिमालय जो है वो तृतीयक युग में बना था, टर्शियरी एज में बना था। तो बच्चे आप ही सोचिए कि तृतीयक युग के बाद क्या आता है, यानी टर्शियरी युग के बाद क्या आता है। तो हमें उसी चीज को यहाँ पर क्या करना है? कवर करना है। पूरी बात समझ में आ चुकी है बच्चे आपको? ठीक है, चलिए। तो हिमालय तृतीयक युग में बना, तो फिर ये कब बना है? तो सिंपल सी बात है कि इसका जो निर्माण हुआ है, इसका निर्माण चतुर्थक, भूलेंगे नहीं बच्चे, 3 के बाद क्या आता है? चतुर्थक। चतुर्थक काल, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टरनरी पीरियड। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको ये सब याद होना चाहिए। क्वार्टरनरी पीरियड में बना है। पूरी बात एकदम क्लियर हो चुकी है। तो याद रखना है कि महान मैदान का निर्माण कब हुआ है। तो बच्चे आप सिंपल बोलेंगे कि जो महान मैदान है इसका निर्माण कब हुआ है? तो इसका निर्माण क्वार्टरनरी पीरियड में हुआ है, यानी इसके चतुर्थक काल में हुआ है। स्पष्ट है? चलिए, हमने ये भी सीख लिया कि इसका निर्माण जो है चतुर्थक काल में हुआ है। क्लियर? अच्छा, अब पता करो कि ये कैसे हुआ है। तो बच्चे याद रखेंगे, अब ये मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अभी आपको बता रहा हूं, इस लाइन को सभी बच्चे अपने दिमाग में रखना कि इसका निर्माण हिमालय पर्वत तंत्र की, इसका निर्माण हिमालय पर्वत तंत्र की बड़ी बड़ी नदियों, हिमालय पर्वत तंत्र की बड़ी बड़ी नदियों जैसे, याद रखिएगा, बड़ी बड़ी नदियों जैसे
सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए मलबों या हम इसी को क्या कहते हैं बच्चे, अवसाद कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, द्वारा लाए गए मलबों के टेथिस सागर के, देख रहे बच्चे यहां भी टेथिस सागर की बात हो रही है, टेथिस सागर के अग्र खड्ड में। देखिए बच्चे, अग्र खड्ड का मतलब होता है आगे का गड्ढा, भूलिएगा नहीं, अग्र खड्ड का क्या मतलब होता है, आगे का गड्ढा यानी फ्रंट बेसिन, ठीक है, आगे का गड्ढा फ्रंट बेसिन। तो अवसादों के टेथिस सागर के अग्र खड्ड में निक्षेपण का मतलब क्या हो गया, डेपोजिशन। क्लियर है बच्चे, भूलना नहीं है कि निक्षेपण से तलोचन से हुआ है, निक्षेपण से तलोचन से हुआ है। और तलोचन को ही हम क्या कहते हैं, हम तलोचन को कहते हैं एग्रीगेशन। देखिए ये लाइन हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आई हो, मुझे अभी आपको समझाना है, एक ग्राफिंग करके समझाऊंगा, अपने आप पूरी बात को समझ जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो हिमालय तंत्र की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं बच्चे, ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं इन्हें हम मुख्य नदी भी कह सकते हैं, ठीक है, ये भूलिएगा नहीं कि यहाँ जो मैंने आपको बड़ी बड़ी नदी कहा है, आप इसे मुख्य नदी, प्राइम रिवर भी कह सकते हैं, मेन रिवर भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो हिमालय पर्वत तंत्र की बड़ी बड़ी नदियां यानी मुख्य नदियां कौन सी हो गई, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्लियर है? तथा उनकी सहायक नदियां यानी जितनी भी इनकी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, याद रखिएगा, सहायक नदियों को हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो जितने भी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके द्वारा लाए गए मलबों या अवसादों के, यानी वो जो भी मलबा या अवसाद लेकर आते हैं उस अवसादों के टेथिस सागर के अग्र खड्ड में, यानी टेथिस सागर के आगे जो गड्ढा बचा था, अभी मैं ग्राफिंग में आपको सिखाऊंगा, उस अग्र खड्ड में क्या हुआ, निक्षेपण हुआ यानी डेपोजिशन हुआ और उसी से तलोचन हुआ। ये मैंने आपको समझा रखा है बच्चे, मैं फिर से बताऊंगा, तलोचन हुआ और जाकर के क्या हुआ, इसका निर्माण हो गया। और याद रखिएंगे इसके कारण, क्लियर है बच्चे, अतः इसे सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। अतः इसे सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। पूरी बात आपको समझ में आ गई। प्लेन ऑफ इंडस, गैंजेस, ब्रह्मपुत्र, प्लेन ऑफ इंडस, गैंजेस, ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, क्लियर हो चुका। देखिए इस बात को एकदम अच्छे से समझ लीजिए, अभी ग्राफिंग करके भी मैं आपको भी सब सिखाऊंगा, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इस बात को नहीं भूलिएगा बच्चे, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। अब देखिए कैसे, मैंने आपको बच्चे वो वाला आप फोटो याद कीजिए जो मैंने आप लोगों को समझाया था। देखिए ये मान लीजिए क्या है बच्चे, यही है टेथिस सागर है। ये क्या है, टेथिस सागर है। तो मैंने क्या कहा था कि टेथिस सागर में ही मलबों का निक्षेपण हुआ था। तो दो हिमालय एक साइज के उठे थे, तीसरा उससे छोटा, चौथा उससे छोटा और गड्ढे में जगह बाकी। देखिए ये मैंने आपको पिछली ग्राफिंग में सिखा दिया था। तो बच्चे ये जो गड्ढा, आप ये जो जगह देख रहे हैं, यही क्या हो गई, यही तो अग्र खड्ड हो गई। अग्र खड्ड का मतलब हो गया फ्रंट बेसिन। यही क्या हो गई बच्चे, फ्रंट बेसिन हो गई, आगे का गड्ढा, क्योंकि मैंने कहा था कि आगे के गड्ढे में जगह क्या रहा, अभी बाकी रहा। तो यही क्या है बच्चे, फ्रंट बेसिन है। अब देखिए हिमालय से क्या हुआ, बड़ी बड़ी नदियों ने बहना शुरू किया। मैंने आपको बताया ही था, सिंधु हो गई, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ऐसी जब बड़ी बड़ी नदियां बहेंगी तो देख रहे हैं तेज धार से बहेंगी, तो वो नदियां मलबे को क्या करेंगी, यहाँ पर डालेंगी। तो जैसे मलबे को यहाँ पर डालेंगी बच्चे, तो इस डालने को हम क्या बोलते हैं,
इसी डालने को तो हम निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं, डेपोजिशन कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए डेपोजिशन होते जा रहा है और निक्षेपण होते होते क्या होता जा रहा है बच्चे, इनका तल भी ऊंचा होता जा रहा है। देख रहे हैं, इस निक्षेपण से क्या हो रहा है, तल ऊंचा हो रहा है, और जो तल ऊंचा होता है बच्चे, हम उसी को फिर क्या कहते हैं, हम उसी को तलोच्चन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? तलोच्चन कहते हैं, एग्रीडेशन कहते हैं। और जैसे तल ऊंचा हुआ बच्चे, आज का पूरा मैदान आपको मिल गया। देखिए इस तरीके से इस मैदान का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। मैंने आपको पिछली ग्राफिक में भी यहाँ बताया था कि पर्वत बने और गड्ढे में जगह भी बाकी है। और ये पर्वत कौन कौन सा है बच्चे? तो देखिए अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो मैंने पहले देखिए ये क्या है, ये है आपका ट्रांस हिमालय, दिख रहा है बच्चे? ठीक है। अब ये दूसरा क्या है, तो ये दूसरा है ग्रेटर हिमालय, ये तीसरा है मिडिल हिमालय, और ये चौथा क्या है, शिवालिक हिमालय। तो इस तरीके से देखिए हिमालय का क्रम भी बन गया है, और बड़ी बड़ी नदियां जो मलबे को लेकर आ रही थी वो उस गड्ढे में डाल रही थी। धीरे धीरे गड्ढा भर गया, और जैसे ही गड्ढा भर गया बच्चे, हमने देखा कि पूरा का पूरा जो है हमारा महान मैदान तैयार हो गया। तो यही था बच्चे। तो आप भूलेंगे नहीं कि इसीलिए हम इसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट से फिर हम अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक आप एकदम समझ चुके हैं। चलिए मैं मिटाऊं इसे। अच्छा, अब बच्चे इसका मतलब है कि महान मैदान मलबा से बना है। तो मलबा कौन सा चट्टान है? वो तो सेडिमेंट्री रॉक है। चलिए फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फिर याद रखना है बच्चे कि यह अवसादी चट्टानों से निर्मित है। यह अवसादी चट्टान से निर्मित है। यह अवसादी चट्टान से निर्मित है। क्लियर हो गया? तो भूलना नहीं है कि ये कौन सा चट्टान से बना है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो है बच्चे आपको सेडिमेंट्री रॉक से निर्मित। चलिए हमने ये भी देख लिया कि यह अवसादी चट्टानों से क्या है, निर्मित है, यानी ये पूरा का पूरा अवसाद से बना है। अच्छा, उसके बाद फिर याद रखेंगे कि यह गहरा भाग है। क्यों ये गहरा भाग इसलिए भी है बच्चे, क्योंकि नीचे तो टेथी सागर का गड्ढा था, तो गड्ढे में मलबा जाएगा तो जाहिर है गहराई भी बढ़ेगी। तो फिर याद रखना है कि अवसादी चट्टानों से निर्मित है, यह गहरा भाग भी तो है। अच्छा, अब क्या करना है कि यह गहरा भाग होने के साथ साथ क्या है बच्चे, यह समतल प्रदेश है। ये कैसा प्रदेश है बच्चे? समतल प्रदेश है, सिमिलर है, प्लेन एरिया है। आप कैसे भी इसको आप डिनोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यह क्या है, समतल प्रदेश है। और अगर बच्चे समतल होगा इसका मतलब है ये सुगम्य क्षेत्र होगा। देखिए सुगम्य क्षेत्र को आप क्या बोलते हैं, जहां पर आप आराम से एक्सेस कर लें। इसका मतलब है कि यह गहरा भाग है, यह समतल प्रदेश है, यह सुगम्य क्षेत्र है, एक्सेसिबल एरिया है। और बच्चे अगर ये सुगम्य क्षेत्र होगा इसका मतलब होगा कि यहाँ पर सघन आबादी भी होगी, लोग भी बहुत रहेंगे। तो फिर हमें ये भी याद रखना है कि यहाँ पर क्या है बच्चे, डेंस पॉपुलेशन है, सघन आबादी है। अच्छा, यहाँ पर कैसी बस्ती मिलेगी? तो याद रखना है यहाँ गुच्छित बस्ती मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चे? गुच्छित बस्ती। अब देखिए गुच्छित बस्ती को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम इंग्लिश में कहते हैं क्लस्टर सेटलमेंट। क्लस्टर सेटलमेंट। क्लियर है? यानी घनी आबादी होगी तो लोग भी बहुत होंगे, और लोग बहुत होंगे तो बच्चे बहुत से मकान भी बनेंगे, तो एकदम क्लोज होगी तो गुच्छित बस्ती भी होगी। तो हमने देखा कि यह सुगम्य क्षेत्र है, एक्सेसिबल एरिया है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। सुगम्य क्षेत्र हो गए, एक्सेसिबल एरिया है, आबादी भी घनी है, और यह गुच्छित बस्ती भी है का सेटलमेंट है। ठीक है, लेकिन बच्चे मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां आज बह रही हैं या सूख गई हैं? तो आप क्या कहेंगे?
जाहिर है बच्चे आज भी बह रही हैं। तो अगर ये नदियां आज भी बह रही हैं, इसका मतलब ये आज भी मलबा लेकर आ रही हैं। क्लियर है? और अगर ये आज भी मलबा लेकर आ रही हैं, इसका मतलब ये आज भी डिपोजिशन कर रही हैं। और अगर आज भी डिपोजिशन कर रही है, इसका मतलब है मैदान आज भी बन रहा है। तो याद रखिएगा बच्चे कि भारत का जो महान मैदान है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आज भी बन रहा है, और यही भारत का सबसे नया स्ट्रक्चर है। पूरी बात समझ में आ गई? यही भारत का सबसे नया स्ट्रक्चर है, और यह स्ट्रक्चर आज भी बन रहा है। इसका मतलब है बच्चे, हम और आप किस पीरियड में है? यही है क्वार्टरनरी पीरियड, जिसमें आज हम और आप रह रहे हैं। पूरी बात एकदम क्लियर हो चुकी है। तो बच्चे याद रखना है कि महान मैदान संरचना, महान मैदान जो स्ट्रक्चर है बच्चे, महान मैदान नवीनतम, नवीनतम का मतलब क्या होता है बच्चे? नया, सबसे नया, नवीनतम एवं निर्माणाधीन संरचना है। निर्माणाधीन, देखिए निर्माणाधीन का मतलब होता है अंडर कंस्ट्रक्शन, जो आज भी बन रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप सभी बच्चों को याद रखना है। क्लियर है? तो हमने ये भी सीख लिया कि महान मैदान जो है बच्चे, ये एक नवीनतम संरचना है, मोस्ट न्यू स्ट्रक्चर है, और निर्माणाधीन संरचना है। इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बच्चे आज भी बन रही है, और यही है भारत का महान मैदान। यहाँ आपको पूरी बात एकदम क्लियर हो चुकी है। चलिए, तो बच्चे हमने क्या किया कि महान मैदान को अच्छे से सीख लिया। क्लियर है? और हमने देखा कि यही महान मैदान है जो आज भी बन रहा है बच्चे, और यही भारत का सबसे नया स्ट्रक्चर है। और हम और आप आज इसी क्वार्टरनरी पीरियड में, चतुर्थक युग में क्या हो रहा है? जी रहे हैं। तो देखिए कितना गजब का इनके सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप अच्छे से कवर करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जीएस विद अनूप चैनल पर आपके लिए पूरी मेहनत की जाएगी। बस आपको अच्छे से मजे से पढ़ना है और आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, पहले मैं ये मिटा दूं, ये आप सब कुछ समझ चुके हैं। यहाँ क्या कर रहा हूं मैं बच्चे? देखिए, भारत का एक रफ स्केच बना रहा हूं ताकि मैं आपको और भी कुछ सिखा दूं। क्लियर है? यहाँ पर सभी बच्चे केयर कीजिएगा कि मैंने भारत का क्या किया है, एक रफ स्केच बनाया है ताकि आपको मैं सिखा सकूं कि ये महान मैदान कहां से कहां तक है। तो बच्चे याद रखना है कि ये जो महान मैदान का जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए बच्चे, ये सारा जो मैंने अभी आपको दिखाया है, यही क्या है? पूरा का पूरा आपका महान मैदान का स्ट्रक्चर। देख रहे हैं? ये आपका महान मैदान है। देख सकते हैं उत्तर हिमालय के नीचे और दक्षिण भारत के क्या है? ऊपर है। तो चलिए अब जरा इसके हम लंबाई चौड़ाई की भी बात कर लें कि इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह क्या है। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ सभी लोग क्या करेंगे कि महान मैदान की लंबाई, लेंथ जो है बच्चे वो भी क्या है? 2400 किलोमीटर। याद रखेंगे 2400 किलोमीटर है। क्लियर हो गया? अच्छा, लंबाई। अब अगर इसके हम चौड़ाई की बात करें बच्चे, इसके अगर विड्थ की बात करें, क्लियर है? चौड़ाई की अगर आप बात करें तो चौड़ाई जो पश्चिम में देखेंगे बच्चे, तो पश्चिम में 500 किलोमीटर है, लेकिन अगर आप पूरब में जाएंगे तो पूरब में सिर्फ कितना है? 50 किलोमीटर है। क्लियर है? तो देख सकते हैं कि यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा और ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो इसकी चौड़ाई क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है? तो महान मैदान की लंबाई भी हमने सीख लिया कि 2400 किलोमीटर है, और अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे तो पश्चिम में 500 किलोमीटर और पूरब में 50 किलोमीटर है। यहाँ आपको पूरी बात क्लियर हो चुकी है। तो चलिए, ये हमने इनके लंबाई और चौड़ाई की भी बात कर दी, और मैंने आपको एरिया भी दिखा दिया है कि कहाँ पर ये महान मैदान अपना लोकेट है ना। अब बच्चे यहाँ से अब कुछ खास बातों को समझते हुए
हम फिर आगे बढ़ेंगे। पहले हमने क्या किया कि महान मैदान का जो भी बेसिक परिचय था, जो बेसिक नीड था, वो मैंने करा लिया। ठीक है, अब बच्चे हमें महान मैदान का डिवीजन करना है। क्या करना है? डिवीजन करना है। तो चलिए अब इसके हम डिवीजन को भी पढ़ना शुरू करते हैं और एक एक चीज को हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन बच्चे मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग केयर कीजिए। मान लीजिए ये हिमालय पर्वत है, ठीक है, और ये उसकी ढाल है। तो अगर हिमालय पर्वत के ढाल से नदी नीचे गिरेगी तो स्पीड कम होगी ज्यादा, जाहिर है बच्चे ज्यादा होगी, क्योंकि ढाल क्या है? तेज है। तो स्पीड जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही मिट्टी पत्थर चट्टानों को काटेगी, सेडिमेंट्स मलबा ढोएगी, और ढोते हुए कहाँ ले आएगी बच्चे? वो सीधे ले आएगी मैदान में। तो जब वो मैदान में लेकर आएगी तो मैदान में तो ढाल कम होता है। यहाँ देखिए बच्चे, ठीक है, मान लीजिए कि ये पर्वत का एरिया है और ये क्या है? ये मैदान है। और अगर नदी पर्वत से मैदान की ओर उतरेगी, यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले बच्चे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ढाल क्या है? तीव्र है। ढाल क्या है? तेज है। और अगर ढाल तेज होगी तो नदी की गति भी क्या होगी? तेज होगी। और अगर गति तेज होगी तो फिर बच्चे जो अपर्दन है, यानी कि जो इरोजन है, वो भी क्या होगा? तेज होगा। और इरोजन अगर तेज होगा तो जाहिर है मलबा भी क्या होगी बच्चे? ज्यादा होगी। क्लियर हो चुका? अच्छा, और फिर मलबा को ढोने की क्षमता, मलबा को ढोने की क्षमता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इस बात को बखूबी अच्छे से समझिए बच्चे कि अगर पर्वत की ढाल तेज हुई तो नदी की गति तेज होगी, और नदी की गति जितनी तेज होगी उतना ही तेज इरोजन होगा, उतना ही तेज अपर्दन होगा, और जितना तेज इरोजन होगा उतना ही मलबा होगा बच्चे। और नदी में मलबा ढोने की क्षमता भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ढाल क्या है? तेज है। अच्छा, अब नदी इस मलबे को लेकर कहाँ पर आएगी? यहाँ सभी बच्चे केयर कीजिए कि ये जो है ये आपकी नदी बह रही है। ये देखिए, क्लियर है बच्चे? ये मैंने नदी को शो कर दिया। ओके, अब नदी एक ही बार कहाँ आई बच्चे? यहाँ पर केयर कीजिएगा कि नदी मलबे को लेकर के कहाँ पर आ गई? मैदान में आ गई। देख सकते हैं ये क्या था? पर्वत था, माउंटेन था। क्लियर है? यहाँ देखिए बच्चे, ये है माउंटेन और ये क्या है? प्लेन्स है। तो मैदान में आ गई। अब आप अगर केयर करेंगे तो मैदान में ढाल क्या है बच्चे? कम है। देख रहे हैं? क्योंकि मैदान प्लेन होता है। और अगर ढाल कम हो गई तो गति भी क्या हो गई? कम हो गई। अगर गति कम हो गई तो फिर अपर्दन भी क्या हो गया? कम हो गया। नहीं काट पाएगी, ठीक है, और नहीं काट पाएगी। लेकिन बच्चे मलबा तो ज्यादा है। देख रहे हैं? मलबा तो है। इस कंडीशन को समझिएगा कि अब अपर्दन कम हो गया, लेकिन पहले से मलबा तो था ही, मलबा तो ज्यादा ही है। अच्छा, अगर मलबा ज्यादा है तो फिर मलबा ढोने की क्षमता क्या हो गई बच्चे? कम हो गई। और अगर मलबा ढोने की क्षमता कम होगी तो तुरंत मलबे का क्या करेगी? निक्षेपण कर देगी, छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि अब नदी के पानी में स्पीड नहीं है, और नदी के पानी में जब स्पीड नदी के पानी में जब स्पीड ही नहीं है बच्चे, तो क्या वो मलबे को ढो पाएगी? नहीं ढो पाएगी। तो जब मलबे को नहीं ढो पाएगी तो छोड़ देगी। और बच्चे अगर छोड़ेगी तो पहले बड़े पत्थर छूटेंगे, और बड़े पत्थर के बाद फिर क्या हो जाएंगे? छोटे पत्थर छूटेंगे, और छोटे के पत्थर के बाद जो संरचना होगी, जो स्ट्रक्चर होगी, वो बहुत ही क्या होगी? महीन होती चली जाएगी। इसका मतलब है कि इनका स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होगा। यहाँ क्या कीजिए बच्चे, पहले बड़े पत्थर छूटेंगे, और बड़े पत्थर छूटने के बाद जैसे जैसे नदी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मलबे की संरचना क्या होगी? पूरी की पूरी बारीक होती जाएगी। तो क्या मलबे का स्ट्रक्चर एक जैसा हुआ? नहीं हुआ। तो जब बच्चे मलबे का स्ट्रक्चर, संरचना एक जैसी हुई नहीं, तो पहले हमें मलबे के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, और जैसे हम मलबे के स्ट्रक्चर को, संरचना को कवर कर लेंगे, हमारे आगे की चीजें अपने आप क्या होंगी?